हेलो एवरीवन, ब्राइट करियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज से हम लोग इस वीडियो क्लास ले पढ़ेंगे बिहार एसएससी थर्ड सीरियल का कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न, और साथ ही हम लोग जानेंगे इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। ठीक है, तो साथियों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? यानी कि सुबनसिरी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो सुबनसिरी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अगर हम बात करें तो इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यानी कि भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी यानी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो सही उत्तर है, जलोढ़ मिट्टी। अगर हम इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करें तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत में 42% भूभाग पर फैली हुई यानी कि पाई जाती है, 42% भाग पर। ठीक है, अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, दुल्हस्ती भी पाई जाती है और उरी भी पाई जाती है, लेकिन पार्वती जो है वो नहीं पाई जाती है। इनके हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनकी पार्वती जल विद्युत परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं पाई जाती है। ताकि कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। यानी कि पार्वती जल विद्युत परियोजना जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई जो है वह सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है, यानी कि NW जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की लंबाई जो है वह सर्वाधिक है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है यह है 2890 किलोमीटर जो है यह हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की टोटल लंबाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? यानी कि LV शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी स्थित है, यानी कि बनारस में स्थित है। बनारस कहाँ है? तो बनारस जो है वो यूपी में, यानी कि यूपी राज्य में बनारस जो एक तो शहर है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो में जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था पृथ्वी का वो यहाँ पर आयोजित हुआ था। ठीक है, अगर हम रियो डी जेनेरियो की बात करें तो ये जो है ये ब्राजील का एक तो शहर है। ठीक है, रियो डी जेनेरियो जो है वह एक ब्राजील का शहर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नीरी जो है वो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है ये नागपुर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? यानी कि ग्रीन आर्मी जो है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रारंभ किया गया था, और ये कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ओजोन परत के क्षय को रोकने से, यानी कि ओजोन परत से है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कि ऑप्शन ए जो है वो ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए जो संबंध है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शशांक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? यानी कि प्राचीन भारत के कौन सा ऐसा शासक था जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो शासक जो था वो था हमारा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो था वो जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला जो है ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है, यानी कि ग्रीक बौद्ध कला का अन्य नाम क्या है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गांधार कला हो जाएगा। इनकी गांधार कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंगेज खान ने किसके शासन काल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, यानी कि चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा इल्तुतमिश। जब इल्तुतमिश का जब शासनकाल था तो उसी समय चंगेज खान जो है वो भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था। ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो था वो कौन सा था। यह जो था वंश यह लोधी वंश था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, लोधी वंश। इसका एक तो ट्रिक होता है दिल्ली सल्तनत का वंशों का, वो होता है गुल, खिलातो, सैलो। ठीक है, गुल है गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सै से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। यानी कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश थे, तो वो थे 1, 2, 3, 4 और 5 वंश थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म जो था दीन इलाही का मूल्य उद्देश्य क्या था, यानी कि दीन इलाही का मूल्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बंधुत्व जो था वह मूल उद्देश्य था दीन इलाही धर्म का। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो हुआ था वो होता 1885 ईस्वी में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारतीय, ये थे बोमेश चंद्र बनर्जी थे, इनकी BCB थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था, यानी गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1917 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो पहले हम लोग घटना को देख लेते हैं। साइमन कमीशन कब हुआ था, तो साइमन कमीशन जो आया था ये आया था हमारा 3 फरवरी 1928 को आया था। ठीक है, और चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, ये चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था हमारा 1922 में हुआ था। ठीक है, और पूना पैक्ट कब हुआ था, पूना पैक्ट या पूना समझौता ये हमारा हुआ था 1932 में। यही अगर देखते हैं गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, यह हुआ था हमारा 1931 में। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1930 में। तो प्रश्न में बोला गया है कि निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी इरविन समझौता। ये गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, और इससे ठीक पहले कौन सा हुआ था 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि RN टैगोर की गीतांजलि निम्नलिखित में से किसका संग्रह है। गीतांजलि जो है वो किसका संग्रह है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर है, कविताओं का जो संग्रह है वो गीतांजलि में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, टैक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से, यानी कि टैक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विषयों का अध्ययन जो है वो टैक्सिकोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग जो है वो नाइट्रेट प्रदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, नाइट्रेट दिया है। ठीक है, यानी नाइट्रेट संदूषित जो है, इनकी प्रदूषित जो है भोजन तथा जल के द्वारा कौन सा रोग होता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, इनके ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है वो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है।
ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होता है, यानी कि सोचने की जो क्षमता होता है वो मानव मस्तिष्क में कहाँ पर स्थित होता है। यह जो होता है सेरिब्रम में जो है वो सोचने की क्षमता जो होती है वो स्थित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है वो भारत में करेंसी नोट जारी करता है। ठीक है, तो करेंसी नोट के जारी कौन सी संस्था करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई जो है वो करेंसी नोटों का निर्गमन करता है या जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, यानी कि भारतीय साख समिति द्वारा कृषकों को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सभी की। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष कब स्टार्ट होता है, यानी कि कब से कब तक जो है भारत में वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला जो होता है वो भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। यानी कोई वस्तु जो स्थिर है वो स्थिर ही रहेगा और गति है तो गति ही रहेगा। तो ऐसे हम लोग प्रवृत्ति को कहते हैं जड़त्व। इनकी जड़त्व के कारण जो है कोई वस्तु स्थिर तो स्थिर ही रहेगा और गतिज अवस्था में है तो वो गतिज अवस्था में रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इनकी प्रकाश आ गया तो ये हो जाएगा हमारा सौर सेल। सौर सेल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये अगर देखते हैं विद्युत हीटर को, तो विद्युत हीटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जबकि डायनेमो क्या करता है, डायनेमो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी किसी द्रव का तापमान जब बढ़ाते हैं तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि यह पृष्ठ तनाव जो है यह घटता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का तरत्व यानी कि पिच या तीक्ष्णता यानी कि श्रिलनेस का निर्धारण किसके द्वारा होता है, यानी कि किससे होता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसकी आवृत्ति से इसका निर्धारण होता है ध्वनि की पिच। ठीक है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो भी प्रश्न था आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। और साथियों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चलिए साथियों आज की इस वीडियो क्लास कहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।